होती है, कॉन्शियसनेस ठीक से नहीं होती और कंफ्यूजन की स्टेज होती है कि ये करूं या वो करूं। स्टूपर जो है कोमा से पहले की स्टेज जो होती है उसको स्टूपर कहते हैं। और कोमा जो है इसमें बिल्कुल पेशेंट जो है कॉन्शियसनेस बिल्कुल चली जाती है और अनकॉन्शियस जैसा हो जाता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कोमा। और ड्रीमी स्टेट जब होती है, पेशेंट जो दिन में सो रहा होता है और उसको जो है स्वप्न जब आ रहा है, ड्रीम आ रहा है, तो वो जो स्टेट है वो ड्रीमी स्टेट कहलाती है। अब क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है साहब, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यदि किसी पेशेंट का हो रहा है, तो यदि एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद पेशेंट क्या होता है कि उस पेशेंट को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब डेलीरियम हो जाता है उसको, डेलीरियम। ये डेलीरियम वाली परेशानी जो होती है वो जनरली एक्सीडेंट के बाद पेशेंट्स को हो जाती है। और डेलीरियम में क्या होता है कि मेनली कॉन्शियसनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। डेलीरियम अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि डेलीरियम जो है उसमें क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होती है और इसको अपन एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम कहते हैं। एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम का मतलब ये हुआ कि ये एक्सीडेंट के बाद में जो पेशेंट को डेलीरियम हो रहा है वो थोड़े दिनों के लिए होगा, 6 से 7 महीने के बाद में पेशेंट फिर से ठीक हो जाएगा। तो यहां अपन बात करें कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में जो है दिन में 8 बार तो टाइम प्लेस पर्सन ठीक बता रहा है और दिन में 5 बार जो है टाइम प्लेस पर्सन गलत बता रहा है। दिन में 8 बार तो ठीक बता रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा नाम ये है, और दिन में 4-5 बार जो है वो गलत बताता है कि मैं तो अभी स्वर्ग में आया हुआ हूँ, मेरा नाम इंद्र है, और इस तरीके से बता रहा है। तो वो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है। फिर कंफ्यूजन जो होते हैं, तो एल्कोहलिज्म वाले जो पेशेंट होते हैं ना, जैसे हॉस्पिटल में कोई एल्कोहल वाला पेशेंट भर्ती है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है उसको बिल्कुल फुल कॉन्शियसनेस था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उस पेशेंट को विड्रोवल सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, 7 दिन बाद जो है पेशेंट अचानक से विचित्र व्यवहार करने लगता है। कभी इधर जाता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, पूछेंगे कहाँ रह रहे हो तो कुछ और ही बताएगा, बोल देगा कि मेरा जो है ऊपर मेरा घर है, बाहर मेरी गाड़ी पड़ी है और यहाँ मैं रह रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है कुछ अलग विचित्र व्यवहार करने लगेगा। उस कंडीशन को बोलते हैं अपन कंफ्यूजन वाली स्टेट। कंफ्यूजन में जो है पर्सन का चेहरा पजल्ड लगता है, चेहरा पजल्ड लगता है, उसको बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं रहती कि मैं कहाँ पर हूँ, और टाइम प्लेस पर्सन की जानकारी वो ठीक से नहीं बताता। कंफ्यूजन क्या है? डिसओरिएंटेशन विद पजल्ड एंड कंफ्यूज्ड फेस। फेस पजल्ड होता है और कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज और पजल्ड फेस रहता है कंफ्यूजन वाली कंडीशन के अंदर। इफ वायलेंट पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल, यदि पेशेंट हॉस्पिटल में जब भी इमरजेंसी के अंदर कोई वायलेंट पेशेंट आता है ना, मतलब बहुत ज्यादा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, एक्टिव मतलब भाग दौड़ रहा है, लोगों को मार पीट रहा है, वायलेंट पेशेंट जब भी आता है तो उसको हेलोपेरिडोल का इंजेक्शन दिया जाता है और फेनरगैन दिया जाता है, फेनर्जेन, प्रोमिथाजिन, एवोमिन के नाम से मार्केट में आता है ये एवोमिन टेबलेट आती है, एवोमिन या फेनरगैन जो इंजेक्शन दिया जाता है, हेलोपेरिडोल दिया जाता है और साथ में D25 जो है वो दिया जाता है। तो देखें यहाँ पर स्टूपर वाले, स्टूपर क्या कंडीशन है? म्यूट एंड मोशनलेस, मतलब कोमा से पहले की कंडीशन है स्टूपर। इसमें आई तो रेस्पॉन्ड कर सकती है, ठीक है ना, आंखें रेस्पॉन्ड कर सकती है, दूसरों की सहायता से ये चल भी सकता है स्टूपर वाला पेशेंट, लेकिन म्यूट है और मोशनलेस है, ठीक है ना। जैसे कयामत मूवी जो आती है उसके अंदर अजय देवगन क्या करता है, किसी से बात नहीं करता है, इंटरवल से पहले पहले तक जो वो चेयर पर भी बैठा रहता है, ठीक है ना, इंटरवल तक ऐसे ही हो रहा है। तो वो वहां पर क्या हो रहा है, ये स्टूपर जैसी कंडीशन हो रही है, चुपचाप शांति से बैठा है, कुछ बातचीत नहीं कर रहा है, ये स्टूपर वाली कंडीशन होती है। और उसके बाद अपन बात करते हैं कोमा। कोमा में जो है वो प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट और बहुत लंबे टाइम तक जो है वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक यदि पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है तो उस कंडीशन को अपन कोमा कहते हैं। और कोमा वाली कंडीशन में पेशेंट जो है नो आई रेस्पॉन्ड, आंखें जो है वो पेशेंट की रेस्पॉन्ड नहीं करती। बात करें कोमा विजिल, कोमा विजिल उसमें क्या होते हैं, आई रिमेन्स ओपन इन कोमा, कोमा के अंदर जो है आंखें ओपन रहती है, उसको बोलते हैं कोमा विजिल। नॉर्मली कोमा वाली कंडीशन में क्या होती है, आंखें जो है वो रेस्पॉन्ड नहीं करती है, लेकिन कोमा विजिल वाली कंडीशन में जो है आंखें ओपन रहती है कोमा के अंदर। और ड्रीमी स्टेट क्या है, फिजिकली तो वहां प्रेजेंट रहता है लेकिन मेंटली एब्सेंट रहता है। बच्चे जैसे क्लास में रहते हैं तो क्लास के अंदर क्या होता है कि फिजिकली तो वहाँ क्लास में ही है लेकिन दिमाग कहीं और बाहर घूम रहा होता है, मूवी देखने जाना है, घूमने जाना है। तो वो कंडीशंस जो है वो ड्रीमी स्टेट वाली कंडीशन है। तो ये कॉन्शियसनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। अब बात कर रहे हैं एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। एक्टिविटी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक्टिविटीज या तो किसी इंसान की बढ़ सकती है या फिर एक्टिविटी घट सकती है। देखो यदि एक्टिविटी कम हुई है तो वो
या तो पर्पसफुल हो सकती है या पर्पसलेस हो सकती है। इसी तरीके से एक्टिविटी यदि किसी इंसान की बड़ी है तो पर्पसफुली बढ़ सकती है या पर्पसलेस बढ़ सकती है। पर्पसफुली का मतलब ये हुआ कि जरूरत है साहब, कुछ ज्यादा जल्दी भाग दौड़ के काम करना है, तो वो पर्पसफुली साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ी हुई नॉर्मल है। लेकिन यदि पर्पसलेसली, यदि कोई इंसान जो है जल्दी जल्दी भाग रहा है, सुबह जल्दी 3 बजे उठ रहा है, काम कर रहा है, लोगों से खूब बातें कर रहा है, हंस रहा है, खूब काम कर रहा है, और ये जो कंडीशन है वो मेनिया वाले सिम्टम्स होते हैं, मेनिया वाली डिजीज कंडीशन हो सकती है। पर्पसलेसली कोई ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है तो ये क्या हो सकता है, मेनिया हो सकता है। जबकि साइकोमोटर एक्टिविटी यदि कम हो रही है, वो पर्पसफुली हो सकती है या फिर पर्पसलेस हो सकती है, पर्पसफुली या पर्पसलेस हो सकती है। पर्पसफुली यदि एक्टिविटी कम हो रही है तो साइकोमोटर एक्टिविटी कम, और ज्यादा पर्पसलेस एक्टिविटी जो है वो भी साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो सकती है। जैसे कि मान लो स्टूपर वाली कंडीशन जो है उसके अंदर पर्पसलेसली वो है एक्टिविटी कम हो रही है। डिप्रेशन वाली जो कंडीशन है उसके अंदर कोई भी कारण नहीं है, पर्पस नहीं है, फिर भी पेशेंट जो है वो एक्टिविटी कम कर रहा है, तो ये जो एक्टिविटी है वो पेशेंट्स की कम हो रही है। देखो अपन यहाँ बात करते हैं डिस एक्टिविटी। देखो, एक तो नॉर्मल एक्टिविटी होती है और एक डिस एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटीज जब नॉर्मल नहीं रहती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डिस एक्टिविटी, डिस एक्टिविटी कहते हैं। तो डिस एक्टिविटी अलग टाइप की एक्टिविटीज है, जैसे कि मान लो एक तो होता है स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, ठीक है, एक होता है नेगेटिविज्म, एक होता है ऑटोमेटिज्म, एक होता है कंपल्सन, सुसाइड, वायोलेंस, ये सारी एक्टिविटीज हैं। तो अपन इनका बात देखो, एक होता है ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म दो तरह का हो सकता है, इकोलेलिया हो सकता है या फिर इकोप्रेसिया, इकोप्रेक्सिया हो सकता है। इकोलेलिया, एल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब तोते की तरह सामने वाला जो इंसान बोल रहा है वैसा का वैसा यदि सामने वाला इंसान वापस बोल रहा है, जैसे मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, सामने वाला भी बोलेगा आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा आपने खाना खा लिया, वो सामने वाला भी बोलेगा आपने खाना खा लिया। क्वेश्चनर जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर देने वाला भी सेम वैसा का वैसा ही वापस जो बोलने लगे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन इकोलेलिया, मतलब तोते की तरह रिपीटिशन करना इकोलेलिया कहलाता है। एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा गया है। और इकोप्रेक्सिया क्या होता है, एक्टिविटी से रिलेटेड है, एक्टिविटी। इकोप्रेक्सिया में क्या हो रहा है कि एक्टिविटी, जैसे कि बंदर जो है जैसे इंसान की नकल करके एक्टिविटी करता है, उसी तरीके से एक इंसान जो है दूसरे इंसान की एक्टिविटी की नकल करता है, तो उसको बोलते हैं अपन इकोप्रेक्सिया। ये क्या है, एक तरह की डिस एक्टिविटी है। अपन बात करें स्टीरियोटाइप एक्टिविटी की। स्टीरियोटाइपिज्म का मतलब होता है रिपीटिशंस, रिपीटिशंस। देखो, स्टीरियोटाइप पोजीशन हो सकती है, स्टीरियोटाइप मूवमेंट हो सकते हैं, और स्टीरियोटाइप स्पीच हो सकता है, ठीक है ना। स्टीरियोटाइप मूवमेंट का उसको अपन बोलते हैं मैनरिज्म, जैसे कुछ लोग जो कंधे उचकाते हैं बार बार, इस तरीके से कंधे उचकाना मैनरिज्म हो गया। वर्बिजरेशन, किसी बात को बार बार बोलते हैं। कैटालेप्सी जो है एक जैसी पोजीशन बना के रख लेते हैं, तो उसको, ये स्टीरियोटाइप पोजीशंस है सारी। तो नेगेटिविज्म, कंपल्सन, सुसाइड और वायलेंस अपन देखते हैं, ये सारी क्या है, डिस एक्टिविटीज हैं। तो साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज कब होती है, पर्पसफुली। यदि कोई मेहमान वगैरह आया होता है तो साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। पर्पसलेसली कब बढ़ती है, मेनिया के अंदर बढ़ती है। इसी तरीके से साइकोमोटर एक्टिविटी कम कब हो रही है, पर्पसफुली कम कब हो रही है, यदि कोई इंसान बीमार है तो साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो जाएगी, काम धंधा कम करेगा। लेकिन पर्पसलेसली, बिना किसी कारण के जो है, कहीं भी आना जाना नहीं, कोई काम धंधा नहीं करना, पूरे दिन सोए रहना, चिंता चिंता में बैठे रहना, तो ये क्या है, डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स है। बात करें स्टीरियोटाइपिज्म, स्टीरियोटाइपिज्म का मतलब होता है सेम चीज को बार बार रिपीट करना, जैसे कि पोजीशन हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है, या फिर स्पीच जो है, सेम स्पीच बार बार, सेम भाषा, सेम शब्द बोलना, या फिर सेम मूवमेंट बार बार करना, ये सारा स्टीरियोटाइपिज्म हो सकता है। स्टीरियोटाइपिज्म या फ्लेक्सिबिलिटी या कैटालेप्सी की अपन बात करें, कैटालेप्सी जो है एग्जाम में पूछा गया है, पेशेंट क्या करता है कि एक जैसी पोजीशन में बहुत लंबे टाइम तक बैठा रहता है। जैसे सीजोफ्रेनिया का पेशेंट जो होता है, केटाटोनिक स्टूपर वाली कंडीशन के अंदर पेशेंट एक जैसी कंडीशन में लगातार बैठा रहता है, डिसकंफर्टेबल पोजीशन में जो है वो लगातार बैठे रहता है, वहीं पर जो है बाथरूम पास कर देता है, वहीं पर जो है स्टूल पास कर देता है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं केटालेप्सी या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी या स्टीरियोटाइपिक पोजीशन, ठीक है ना। और डिसकंफर्टेबल पोजीशन में भी बैठा रह सकता है लगातार ज्यादा टाइम तक। स्टीरियोटाइप मूवमेंट की बात करें, इसको अपन मैनरिज्म भी बोलते हैं, मैनरिज्म या स्टीरियोटाइप मूवमेंट। सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में क्या होता है कि बार बार जो है कुछ पेशेंट जो है कंधों को उचकाते हैं,
हाथों को पैरों को बार बार घुमाते हैं, जो भी बात करता है वो बात वापस रिपीट करते हैं, इस तरीके से जो है वो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में सिम्टम पाए जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं मैनरिज्म, मैनरिज्म कहते हैं, मैनरिज्म। मैनरिज्म क्या करते हैं, बार बार बात करते समय बार बार जो है हाथों को बालों पर घुमाना, थूक निकलना, ये सारे मैनरिज्म की श्रेणी में आते हैं। थूक निकलना, बालों पर हाथ घुमाना, ये सारे मैनरिज्म की श्रेणी में आते हैं। और किसी इंसान को मना कर दोगे ना कि आपको ऐसा नहीं करना है, बालों पे हाथ नहीं घुमाना है, बार बार थूक नहीं निकलना है, या फिर बार बार कंधे नहीं उचकाना है, तो वो उसके खुद के कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है ना। अनकॉन्शियस एक्टिविटी होती है ये मैनरिज्म जो है वो अनकॉन्शियस एक्टिविटी है, और पेशेंट जो है अनकॉन्शियसली इन एक्टिविटीज को बार बार करता है, मना करेंगे तो भी वो करता रहेगा इन एक्टिविटीज को। नेक्स्ट अपन बात करें स्टीरियोटाइप स्पीच, या जिसको अपन वर्बिजरेशन भी बोलते हैं। वर्बिजरेशन या स्टीरियोटाइप स्पीच, देखो मैनरिज्म हो गया, वर्बिजरेशन हो गया, ये क्या स्टीरियोटाइप स्पीच, मतलब बार बार जो है कुछ भी पूछो एक ही आंसर बार बार देगा। कुछ भी पूछ लो, साहब कौन से गांव के हो, तो कुछ भी पूछोगे तो एक ही जवाब देगा, राम नारायण। तुम्हारी उम्र क्या है, राम नारायण। कौन से जिले से हो, राम नारायण। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, राम नारायण। कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे एक ही जवाब देता है इंसान, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्टीरियोटाइपिज्म, स्टीरियोटाइप स्पीच। वर्बिजरेशन, उस कंडीशन को अपन कहेंगे वर्बिजरेशन या स्टीरियोटाइप स्पीच। नेक्स्ट अपन बात करें कैटालेप्सी, मसल टोन जो है कुछ देर के लिए लॉस होना, उसको अपन कैटालेप्सी बोलते हैं। नेगेटिविज्म, देखो नेगेटिविज्म क्या होता है कि जो भी कहेंगे उसका उल्टा करेगा पेशेंट। उसको कहेंगे साहब पेशेंट को दवाई देनी है, तो पेशेंट को अपन कहेंगे दवाई नहीं लेनी है, तो वो क्या करेगा, दवाई ले लेगा। उसको कहेंगे बाहर मत जाना, तो वो बाहर चला जाएगा। उसको कहेंगे अंदर बैठे ही रहना है, तो उठ के काम करने लगेगा। तो मतलब जो भी कहेंगे उसका उल्टा करेगा, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं नेगेटिविज्म, नेगेटिविज्म कहते हैं। जो भी अपन कहेंगे उसका उल्टा कार्य करेगा, तो उसको अपन कहेंगे नेगेटिविज्म, उस कंडीशन को अपन नेगेटिविज्म कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म क्या होता है, पर्सन का बिहेवियर जो है ऑटोमेटिक संचालित हो रहा होता है, खुद के ब्रेन से नहीं, उसका बिहेवियर अपने आप ही ऑटोमेटिक संचालित हो जाता है, कुछ सोचता नहीं है, विचारता नहीं है, अपने आप उसका बिहेवियर जो है संचालित हो रहा है, उस कंडीशन को ऑटोमेटिज्म कह लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्स में कई बार पूछे गए इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया के बारे में। तो जहां पर इकोलेलिया एल आ रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम है, लैंग्वेज लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। और इकोप्रेक्सिया में क्या है, एक्टिविटी का प्रॉब्लम है, एक्टिविटी का। इकोलेजिया में लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मतलब कहे गए शब्दों का जो है बार बार वापस रिपीटेशन करता है सामने वाला पेशेंट, तोते की तरह, तोते की तरह रिपीटेशन करता है, उसको अपन बोलते हैं इकोलेलिया। और इकोप्रेक्सिया क्या होता है कि किसी एक्टिविटी का बार बार यदि रिपीटेशन कर रहा है, तो उसको अपन कहेंगे इकोप्रेक्सिया, उसको अपन, उस कंडीशन को अपन कहेंगे इकोप्रेक्सिया। कंपल्सन, कंपल्सन क्या होता है कि बार बार जो है कुछ एक्टिविटी बार बार कर रहा है, जैसे कि हैंड वॉशिंग, वॉशिंग, काउंटिंग, लोग को बार बार चेक कर रहा है, खिड़की दरवाजे बार बार चेक कर रहा है, तो वो कंपल्सन होता है ना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो देखा अपन ने, तो ऑब्सेशन का मतलब होता है बार बार माइंड के अंदर विचार आना, थॉट्स आना, वो तो होता है ऑब्सेशन। और कंपल्सन क्या होता है, कोई एक्टिविटी जो है उसको बार बार करना, ये क्या होता है, कंपल्सन होता है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर बार बार ये कंपल्सन आते हैं, बार बार कोई एक्टिविटी को, सेम एक्टिविटी को बार बार कोई इंसान करता है, उसको कंपल्सन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें सुसाइड। सुसाइड जो है या एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किस अपने आप को मारने की एक्टिविटी जो होती है, उसको क्या बोलते हैं, सुसाइड कहते हैं। और सुसाइड का नंबर 1 ट्रीटमेंट है, कितने ही एग्जाम्स में पूछा गया है कि सुसाइडल टेंडेंसी वाले पेशेंट के लिए नंबर 1 ट्रीटमेंट क्या है, ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है, ईसीटी जो है उसके लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट है। सुसाइडल टेंडेंसी वाले के लिए, पेशेंट के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, ईसीटी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर सुसाइडल टेंडेंसी पेशेंट। देखो कंपल्सन और मैनरिज्म में दोनों में डिफरेंस क्या है। कंपल्सन में क्या करता है कि पेशेंट जो एक्टिविटी कर रहा है वो कॉन्शियसली परफॉर्म कर रहा है, जबकि मैनरिज्म में क्या कर रहा है कि अनकॉन्शियसली एक्टिविटी कर रहा है। कंपल्सन जैसे कि मान लो बार बार दरवाजे का ताला चेक कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कॉन्शियसली उस एक्टिविटी को कर रहा है। कोई इंसान बार बार हाथ धो रहा है, ठीक है ना, तो कॉन्शियसली कर रहा है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि हाथों के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक गए हैं और मुझे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना चाहिए, मारना चाहिए, इसलिए जो है वो इंसान बार बार एक्टिविटी करता है।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मैनरिज्म के अंदर क्या हो रहा है कि मैनरिज्म में जो भी एक्टिविटी इंसान कर रहा है, जैसे कि कंधे उचका रहा है, कंधे उचकाने की जो एक्टिविटी कर रहा है या कुछ और एक्टिविटी जो कर रहा है, वो एक्टिविटी अनकॉन्शियसली कर रहा है। उस पेशेंट को नहीं मालूम है कि मैं ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ। बार बार कंधे उचका रहा है पेशेंट, बार बार बालों में हाथ घुमा रहा है, तो उस पेशेंट को मालूम ही नहीं होता कि मैं इस तरह की एक्टिविटी कर रहा हूँ, जबकि वास्तव में वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा होता है। डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट, थॉट के डिसऑर्डर्स क्या है? तो थॉट के डिसऑर्डर्स की अपन बात करेंगे तो अपन ने अभी जो डिसऑर्डर्स देखे थे, कौन कौन से डिसऑर्डर देख लिए? एक तो कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर देखे, और कौन से डिसऑर्डर देखे? एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स देखे। अब अपन बात करें डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट। थॉट के डिसऑर्डर्स क्या क्या है उनकी बात करेंगे। तो थॉट का लेवल अपने कहा था कि एक तो होता है फॉर्मेशन लेवल, एक होता है प्रोग्रेशन लेवल, और एक होता है कंटेंट लेवल। तो डेल्यूजन जो होता है वो कंटेंट लेवल पे होता है। डेल्यूजन होता है, ऑब्सेशन होता है, फोबिया होता है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स हैं वो कंटेंट लेवल के डिसऑर्डर्स हैं। थॉट के कंटेंट लेवल के डिसऑर्डर्स हैं कौन से? डेल्यूजन, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, फोबिया और ऑब्सेशन, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स हैं थॉट के कंटेंट लेवल के डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोग्रेशन लेवल का डिसऑर्डर। प्रोग्रेशन लेवल के डिसऑर्डर्स कौन कौन से थॉट्स के? तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज, मतलब दिमाग में बहुत ज्यादा विचार आना। लॉजनिंग ऑफ एसोसिएशन, वास्तविक दुनिया के साथ में एसोसिएशन खो देना। क्लैंग एसोसिएशन, थॉट रिटार्डेशन, ठीक है, थॉट प्रिजर्वेशन, थॉट ब्लॉकिंग, सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी, इनकोहेरेंस, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो थॉट प्रोसेस में आते हैं, और ये सिम्टम्स जो हैं वो आते हैं प्रोग्रेशन लेवल, थॉट के प्रोग्रेशन लेवल पे। तो थॉट के 3 लेवल्स होते हैं, एक तो फॉर्मेशन लेवल, मतलब थॉट बन ही नहीं रहा, जैसे कि ऑटिज्म वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर बिल्कुल थॉट ही नहीं बन रहा है, तो ये फॉर्मेशन लेवल का डिसऑर्डर है। प्रोग्रेशन लेवल का डिसऑर्डर है कि मतलब ज्यादा थॉट आ रहे हैं या थॉट कम आ रहे हैं या थॉट ब्लॉकिंग वगैरह हो गया है, तो इसको प्रोग्रेशन लेवल का डिसऑर्डर होते हैं। और अब जो डिसऑर्डर थॉट बिल्कुल माइंड के अंदर सेट हो गए हैं, जो बातें सेट हो गई है, उनको बोलते हैं कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर। जैसे कि फोबिया, डर लगता है, किसी इंसान को ऊंचाई से डर लगता है तो उसको डर लग रहा है, ये क्या होता है कि माइंड में बातें सेट हो गई है, कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर होता है। डेल्यूजन जो है गलत, फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ हो गया, किसी इंसान को ये बिलीफ हो गया है कि जो है सूरज पश्चिम में उदय हो सकता है, तो पश्चिम में उदय होता है तो वो इंसान को ऐसा ही लगेगा कि सूर्य जो है पश्चिम में उदय होगा। तो ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये थॉट के डिसऑर्डर्स हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें फॉर्मेशन लेवल डिसऑर्डर की। तो थॉट फॉर्मेशन लेवल जो है उसमें क्या होता है, जैसे ऑटिज्म है, अपनी ऐसे बच्चे जो ज्यादातर बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, और ये ऑटिज्म वाले बच्चे जो क्या करते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, ये अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, इनको बाहरी दुनिया से कुछ मतलब नहीं है। जैसे कि यदि आप किसी के घर गए हैं तो 12 वर्ष का बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, 12 साल का बच्चा अभी भी क्या कर रहा है, गुड़िया से खेल रहा है, गुड़िया से खेल रहा है, मतलब खिलौने से खेल रहा है, और उसको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, अपनी ही दुनिया में मस्त है, मैं और मेरी गुड़िया बस। बाकी दुनिया से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना, बाकी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है इस इंसान को। तो इस तरह का जो डिसऑर्डर है उसको अपन बोलते हैं ऑटिज्म। नेक्स्ट अपन बात रहे हैं कंटेंट प्रोग्रेशन लेवल डिसऑर्डर। तो थॉट्स का प्रोग्रेशन लेवल डिसऑर्डर जो है उसमें होते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। जैसे मैनिया वाले पेशेंट के अंदर फ्लाइट ऑफ आइडियाज आते हैं, दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें आती है, बहुत विचार आते हैं, उनको सबको बोलते हैं अपन फ्लाइट ऑफ आइडियाज। जैसे कि मैनिया वाले पेशेंट को एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या, और मैनिया वाला 10 सवालों के जवाब दे देगा। मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं ये नौकरी करता हूँ, ये प्रॉब्लम है, ये हमारा यहाँ फायदा है, सब कुछ 10 बातें बता देगा। जबकि आपने पूछा तो सिर्फ उससे एक क्वेश्चन था कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज कलर ऑफ स्काई, आप स्काई का रंग पूछेंगे कि साहब स्काई का रंग कैसा है, तो वो जवाब देगा स्काई का कलर तो ब्लू है, मैंने ब्लू शर्ट पहनी है, शर्ट महंगी है, इंडिया में बहुत महंगाई है, और मतलब बातों को कहां से कहां घुमा देगा वो इंसान, जिसको जो है वो फ्लाइट ऑफ आइडियाज हैं। फ्लाइट ऑफ आइडिया वाले पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारी, एक क्वेश्चन पूछोगे 10 जवाब दे देगा। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन जनरली क्या होता है कि सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में होता है। इससे क्वेश्चन पूछोगे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नाम, तो खुद का नाम तो नहीं बताएगा, मतलब जो चीज बतानी चाहिए वो तो नहीं बताएगा, वो भाई का नाम बता देगा, भाई की शादी 2 साल पहले हुई थी, है ना, और अब गोभी की सब्जी खाई थी, आसमान में तारे हैं, मतलब लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, जो बातें बोल रहे हैं ना उन बातों का जो क्वेश्चन उससे पूछा गया है उस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन।
नेक्स्ट कंडीशन है क्लैंग क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन का मतलब हुआ कि कुछ पेशेंट ऐसे शब्द बोलता है जो एक दूसरे से वर्बली मिलते जुलते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, जैसे कि कैट, बैट, मैट, सेट, चैट, पैट, रेट, ये सारे के सारे शब्द जो है इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो रहा है, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन, ठीक है ना, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स बोलना, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्लैंग एसोसिएशन। नेक्स्ट कंडीशन अपन बोल रहे हैं थॉट रिटार्डेशन। थॉट रिटार्डेशन इसको अपन पॉवर्टी ऑफ आइडियाज भी बोलते हैं। थॉट रिटार्डेशन को पॉवर्टी ऑफ आइडियाज भी बोलते हैं, मतलब आइडियाज का प्रोग्रेस, कम प्रोग्रेस करना, आइडियाज आ रहे हैं लेकिन ये प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, बहुत कम प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन, डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर थॉट रिटार्डेशन होता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट को जैसे क्वेश्चन पूछोगे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, 2 बार पूछोगे व्हाट इज योर नेम, तब जो है 1 बार नाम बताएगा, स्लोली धीरे से नाम बताएगा। पूछोगे आप यहाँ क्यों हो, किस लिए आए हो, 2 बार 4 बार क्वेश्चन पूछोगे तब धीरे से बताएगा मैं यहाँ दवाई लेने के लिए आया हूँ। तो ये थॉट रिटार्डेशन वाली जो है प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के अंदर हो रही है। एक और कंडीशन है थॉट परसर्वेशन, थॉट प्रिजर्वेशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा हु इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो बोल देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर बोलेगा हु इज प्रेजेंट पीएम ऑफ इंडिया, उसके लिए भी यही बोल देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु इज सीएम ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, फिर भी जवाब देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो क्या कंडीशन है, इसको अपन बोलते हैं थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन वाली कंडीशन बोलते हैं इसको अपन, थॉट प्रिजर्वेशन वाली कंडीशन बोलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा तो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये बोलेगा सुरेश। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, सुरेश। तुम्हारी माँ का नाम क्या है, सुरेश। तो सारे पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए एक ही थॉट प्रिजर्व हो गई है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन, थॉट प्रिजर्वेशन वाली कंडीशन, ठीक है ना, थॉट प्रिजर्वेशन। तो ये हो गया थॉट प्रिजर्वेशन, मतलब सारे सवालों का एक जैसा सेम ही जवाब, थॉट प्रिजर्व हो गई है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए एक जैसी थॉट बन गई है, उसी को अपन बोलते हैं थॉट प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कमल जी, लक्ष्मण जी, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ ठीक है, कैसे हैं कमल जी? चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 2 शब्द और आ रहे हैं, एक शब्द है वर्बिजरेशन और दूसरा है थॉट प्रिजर्वेशन। वर्बिजरेशन एंड थॉट प्रिजर्वेशन, वर्बिजरेशन और थॉट प्रिजर्वेशन। देखो थॉट प्रिजर्वेशन में तो क्या हो रहा है कि सेम टाइप के क्वेश्चन के लिए जो है सेम वर्ड दे रहे हैं, ठीक है ना, जबकि वर्बिजरेशन में क्या हो रहा है कि एक इंसान पूरे दिन में जो है सेम वर्ड बोल रहा है, एक ही वर्ड बोल रहा है, पूरे दिन में सेम वर्ड बोल रहा है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं वर्बिजरेशन। सेम वर्ड बोल रहा है उसको बोलते हैं वर्बिजरेशन। नेक्स्ट है थॉट ब्लॉकिंग। थॉट ब्लॉकिंग मतलब नॉर्मल थॉट का रुक जाना थॉट ब्लॉकिंग कहलाता है। जैसे सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन है, उसको पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, बोलेगा रमेश। क्यों यहाँ पर तुम्हें क्यों लाए गए हैं, तो कुछ बताते बताते चुप हो जाता है, मतलब अचानक से कुछ बातें बोल रहा है और फिर से थॉट ब्लॉकिंग हो जाती है, थॉट जो है वो आगे काम करना बंद कर देती है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं थॉट ब्लॉकिंग। थॉट ब्लॉकिंग बोलते हैं।
देखो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या करता है कि पेशेंट को कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देने की बजाय, डायरेक्ट आंसर देने की बजाय दूसरे आंसर देगा, पहले बहुत सारे आंसर देगा, फिर घुमाते घुमाते अंत में जो है वो आंसर दे देगा आपको। तो सर्कमस्टेंशियलिटी जो है उसमें क्या करता है कि पेशेंट जो है डायरेक्ट आंसर देने की बजाय बहुत सारी बातें घुमाते हुए आपको उस क्वेश्चन का आंसर देगा। जैसे कि आपने किसी पेशेंट से क्वेश्चन पूछा कि रात को कब सोए थे आप, कितने बजे रात को सोए थे, तो पेशेंट जवाब देगा मैं सुबह 7 बजे उठा था, पेपर पढ़ा था, टीवी देखा था, स्कूल गया था, फिर शाम को खुले में घूमने गया था, शाम को जो है खाना खाया, फिर रात को 11 बजे सो गया। अब क्वेश्चन तो यहाँ, उत्तर तो यहाँ है उस क्वेश्चन का कि रात को कितने बजे सोए थे, सीधा उत्तर है रात को 11 बजे, लेकिन बीच में 10 बातें उसने और बता दी। तो ये हो गया अपना सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी मतलब बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस बताता है और उसके बाद में उत्तर दे देता है। और नेक्स्ट कंडीशन अपनी आती है वो है टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी में क्या होता है कि सीधा आपने क्वेश्चन पूछा पेशेंट को कि रात को कब सोए थे, तो अब वो क्या करेगा, 10 बातें घुमाएगा और घुमाने के बाद भी जो है आपको उत्तर नहीं देगा। पूछेंगे रात को कब सोए थे, तो बोलेगा सुबह 7 बजे उठा था, खाना खाया था, दोपहर में नींद ली थी, शाम को खेलने गया था, शाम को दूसरे दिन आज सुबह फिर मैं 7 बजे उठा था, स्कूल गया था, ये किया था, लेकिन ये कभी नहीं बताएगा कि मैं रात को 10 बजे सोया था। तो जिस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन का आंसर वो देता ही नहीं है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी तो एक होता है सर्कमस्टेंशियलिटी और दूसरा होता है टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी में जो है जो उत्तर अपन चाह रहे हैं, जो जैसा आंसर अपन पूछ रहे हैं वो आंसर अपने को मिलता ही नहीं है, जबकि सर्कमस्टेंशियलिटी में जो है वो आंसर तो मिलता है लेकिन घुमा घुमा के आंसर मिल रहा है। तो सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इनके बारे में ध्यान रखना जरूरी है। एक और होता है टर्मिनोलॉजी, वो होता है इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस जैसे कि मान लो व्हाट इज योर नेम, अपन ने पेशेंट का नाम पूछा है और वो जवाब देता है मेरा डेट ऑफ बर्थ इज 1987। उसको पूछेंगे वाई यू केम हियर, तुम यहाँ पर क्यों आए, तो बोलेगा सचिन की 100 सेंचुरी पूरी हो गई है। मतलब पूछेंगे कुछ और जवाब कुछ और देगा, तो वो कंडीशन हो गई इनकोहेरेंस की, इनकोहेरेंस वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये सारे डिसऑर्डर्स हो गए अपने थॉट के। और थॉट का नेक्स्ट लेवल डिसऑर्डर है कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर्स जो है वो, उसकी अपन बात करेंगे, और वो होता है डेल्यूजन। डेल्यूजन जो है, अब उससे पहले की जो जैसे कि फोबिया है, ऑब्सेशन है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, ये सारे के सारे जो है वो कहाँ के डिसऑर्डर हैं, कंटेंट लेवल के डिसऑर्डर है। फोबिया भी जो है वो थॉट डिसऑर्डर है और वो भी एक तरह का कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी जो है वो थॉट डिसऑर्डर है, ठीक है ना। एंजाइटी जो है वो डिसऑर्डर है। नेक्स्ट अपन डिसऑर्डर की बात करें वो है डेल्यूजन। डेल्यूजन जो है साइन एंड सिम्टम्स आ रहा है, किसका आ रहा है, थॉट का। थॉट डिसऑर्डर्स का साइन एंड सिम्टम आ रहा है डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, एफएफबी। एफएफबी फॉल्स मतलब झूठा, फिक्स्ड, फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। फिक्स मतलब आप उसको बदल नहीं सकते और बिलीफ मतलब विश्वास हो जाता है। जैसे कोई इंसान को विश्वास हो जाता है कि सूरज तो पश्चिम में उदय होता है, अब उस इंसान को 10 बार सिखा दोगे कि नहीं सूरज तो पूर्व में उदय होता है, लेकिन वो कहेगा नहीं नहीं सूर्य सूर्य तो पश्चिम में ही उदय होता है, तुम्हें मालूम नहीं है, सूर्य 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 जो है पश्चिम में उदय होता है, पूर्व में उदय नहीं होता है। तो गलत बात किसी के दिमाग में बैठ गई तो बैठ गई, अब उसको बदल पाना मुश्किल होता है। तो ये जो गलत बात बैठ गई है दिमाग के अंदर, उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं डेल्यूजन। फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, उसी को बोलते हैं अपन डेल्यूजन। तो नेक्स्ट अपन बात करें कि डेल्यूजन जो है उनके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो डेल्यूजन का एक तो हो सकता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस हो सकता है, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल हो सकता है, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, डेल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजिशन, निहिलिस्टिक डेल्यूजन, और डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी एंड वर्थलेसनेस। तो ये सारे जो हैं किस तरीके के डेल्यूजन हैं, और इनके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो बात करें डेल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन। परसिक्वेशन का मतलब होता है कि प्रताड़ित करना, परसिक्वेशन का मतलब होता है प्रताड़ित करना, और डेल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन का मतलब ये है कि जैसे फैमिली के अंदर क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ डॉटर वगैरह सा, यदि मान लो डॉटर का एग्जाम का रिजल्ट खराब हुआ तो हस्बैंड के बिहेवियर में परिवर्तन आ गया, व्यवहार और एबनॉर्मल हो गया। आजकल जो है मतलब बच्चों का म्यूजिक बंद करवा देते हैं, वाइफ को डांटते हैं,
और मतलब प्रताड़ित करने लगते हैं। वाइफ एंड डॉटर जो है विंडो पर बैठे थे तो बहुत डांटा, और सारे घर वालों सारे जो है घर के विंडो बंद कर दिए। जॉब पर जाते समय जो है बच्चों को घर में लॉक करके बंद करके जाते हैं, और वाइफ को बोलते हैं कि तुम्हारा तो कोई अफेयर चल रहा है ना। और डॉटर ने जो है विंडो तोड़कर पुलिस को बुलाया कि साहब मेरे फादर तो जो है ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। और डायग्नोसिस क्या हुआ कि पर्सन वाज हैविंग पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। मतलब इतना ज्यादा जो है वो प्रताड़ित करने लग गए फैमिली को। तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो रहा है। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन किसमें कॉमन होता है, पैरानॉइड टाइप के सिजोफ्रेनिया जो होते हैं उनके अंदर डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कॉमन होता है। पर्सन विश्वास करना छोड़ देता है, ऐसा लगता है सारे लोग मिले हुए हैं और मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, मुझे परेशान करना चाहते हैं। इस तरह की जो थॉट आती है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के अंदर। नेक्स्ट आता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी के अंदर अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है, साहब मैं ही सब कुछ हूँ दुनिया के अंदर, जो है मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं आकाश के तारे तोड़ के ला सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैनिया वाला पेशेंट है, और पेशेंट जो है यूपी में घूमने गया है, उत्तर प्रदेश, और क्या हुआ कि पर्स चोरी हो गया साहब। वापस राजस्थान आ गए। वापस राजस्थान आकर अब इसने क्या किया कि यूपी के होम मिनिस्टर के कहीं से फोन नंबर ले लिया साहब, और कॉल कर दिया साहब। पीए को बोल रहा है कि साहब से बात कराओ। बोल रहे हैं कि साहब सो रहे हैं, साहब सो रहे हैं। पीए बोल रहा है कि साहब सो रहे हैं। तो ये बोल रहा है जगाओ, साहब को जगा दो। होम मिनिस्टर को गालियां दी, बोला शिकायत कर दूंगा तुम्हारी। मिनिस्टर भी घबराए, यार ऐसा कौन सा इंसान है जिसका पर्स गुम हो गया, और इतना पावरफुल आदमी है जो मुझे कॉल कर रहा है। पुलिस को कॉल किया मिनिस्टर साहब ने, ट्रेस किया, पता लगाया कि यार है कौन। तो उस पेशेंट तक पुलिस वाले पहुंचे और पता लगाया, तो घर वालों ने बताया कि ये तो जो है वो मेंटल आदमी है, इसने ऐसे ही कॉल कर दिया होगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो जिनके अंदर डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है, मतलब वो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लगते हैं, मतलब मिनिस्टर को तक को कॉल कर दिया, ठीक है ना। और मतलब जब घर वालों से पूछा उसके बारे में, तो घर वालों ने बताया कि घर से तो 1,000 रुपए लेकर निकला था, और एक जोड़ी कपड़े थे उसके साथ में, और कुछ था ही नहीं उसके अंदर जो उसका चोरी हो जाए। तो सारे लोग हंसने लग गए कि यार ये क्या डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का चक्कर है, ठीक है। मतलब डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी वाला पेशेंट बोलता है क्या, पेशेंट बोलता है मिनिस्टर, मिनिस्टर साहब क्या होते हैं, इन मिनिस्टरों को तो हम ही बनाते हैं, ठीक है ना। और बोल रहा है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी वाला पेशेंट अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि जो है अलमारी से मैं एक अंगुली से तो इस पूरी अलमारी को उठा सकता हूँ, इतना बड़ा समझने लग जाता है आपको डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस या आइडियाज ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होता है, रेफरेंस में मतलब क्या होता है, जिन इंसान को डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी दो व्यक्ति जब बात कर रहे होते हैं तो उस पेशेंट को लगता है कि वो लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। दो जने खड़े हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दो जने खड़े होकर आपस में, तो पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि ये शायद मेरी ही बातें कर रहे हैं, जबकि कौन किस इंसान के पास इतना टाइम है कि तुम्हारी बातें करेंगे। लेकिन डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस वाले पेशेंट के साथ में हमेशा ही ऐसा होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे बारे में भी बातें कर रहे हैं। इन पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर जनरली ऐसा होता है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर शक होता है उसको। डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, पेशेंट ऐसा सोचता है कि मैं ही सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा हूं, पूरी दुनिया जो है वो मेरी वजह से चल रही है, मैं ही जो है वो सूर्य सुबह और शाम कर रहा हूँ दुनिया के अंदर, जो है मेरी वजह से सूर्य उदय होता है, मेरी वजह से हवा चलती है, और मेरी वजह से बारिश होती है, सारी दुनिया को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल हो जाता है किसी भी एक्टिविटी के बारे में। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, कई बार जो हो जाता है कोई छोटी सी गलती भी हो जाती है तो कई सालों तक जो है इंसान अपने आप को दोषी मानता है, तो उसको बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। छोटी सी गलती के लिए इंसान कई वर्षों तक अपने आप को दोषी मानता है, उसको बोलते हैं अपन डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के अंदर जनरली ये कंडीशन होती है डेल्यूजन ऑफ गिल्ट वाली। और होता है डेल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजिशन। सेल्फ एक्यूजिशन, हर बात का दोषी अपने आप को ही मानता है, कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, अपने आप को ही हर बात के लिए दोषी मानता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सेल्फ एक्विजिशन, सेल्फ एक्विजिशन। नेक्स्ट बात करें डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी एंड वर्थलेसनेस। डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी एंड वर्थलेसनेस मतलब ऐसा सोचता है कि जो है मैं अब बिल्कुल गरीब हूं और अपना महत्व जो है अपना खुद का महत्व नहीं समझ पाता, ठीक है ना। ऐसा सोचता है कि अब इस दुनिया के अंदर जो है मेरा कोई महत्व नहीं रह गया, वर्थलेसनेस हो जाती है उस पेशेंट को।
उसको बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस। निहिलिस्टिक डेल्यूजन में क्या होता है, डेल्यूजन ऑफ नेगेटिव नेगेशन, मतलब इंसान ऐसा सोचता है कि अब सारा संसार जो है वो बच्चा ही नहीं है, सारे दुनिया की एग्जिस्टेंस को ही नकारने लगता है। उस कंडीशन को बोलते हैं डेल्यूजन, निहिलिस्टिक डेल्यूजन, निहिलिस्टिक डेल्यूजन, ठीक है ना, नेगेशन, डेल्यूजन ऑफ नेगेशन या निहिलिस्टिक डेल्यूजन। कुछ अदर टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म में क्या होता है कि नए नए वर्ड्स बोल रहा है, ऐसे वर्ड्स बोल रहा है कि जैसे ऐसे वर्ड्स जिनका डिक्शनरी के अंदर कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी जो है नए वर्ड, ऐसे नए नए शब्द बोल रहा है जिनका डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं होता। वर्ड सलाद मतलब कुछ वर्ड्स का इस तरीके से मिक्सचर बोल रहा है ना, इस तरीके से मिक्सचर बोल रहा है कि उस मिक्सचर का कोई मीनिंग नहीं बन रहा। थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रोवल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग और डिरेलमेंट ये सारे के सारे थॉट डिसऑर्डर्स हैं। कि देखो थॉट इंसर्शन की बात करें, थॉट इंसर्शन क्या होता है, देखो पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि 2 बजे भूकंप आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि मेरे माइंड में बाहर से किसी ने कोई थॉट डाला है। पेशेंट ऐसे बोलता है कि साहब 2 बजे भूकंप आने वाला है। तो अपन ने पूछा भाई क्यों, क्या बात है, 2 बजे भूकंप क्यों आ रहा है? तो पेशेंट कहता है कि किसी ने मेरे माइंड में ऐसे विचार, बाहर से विचार डाल दिया है कि 2 बजे भूकंप आने वाला है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 बजे भूकंप आने वाला है। का मतलब थॉट इंसर्शन का मतलब होगा किसी इंसान के माइंड में के अंदर बाहर से कुछ विचार डाल देना, थॉट इंसर्शन कहलाता है। थॉट विड्रोवल क्या होता है? थॉट विड्रोवल का मतलब होता है कि मेरे माइंड की सारी बातें दूसरे व्यक्ति निकाल लेते हैं, मैं अपने मन में जो जो बातें सोचता हूँ दूसरे लोग उन बातों को चुरा लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं थॉट विड्रोवल। थॉट विड्रोवल बोलते हैं उस कंडीशन को, अपन बोलते हैं थॉट विड्रोवल। थॉट ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है कि मैं जो कुछ सोचता हूँ सबको मालूम चल जाता है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग मतलब मैंने जो माइंड में बोला है, आसपास जितने भी मेरे लोग मेरे पास में, उन सबको मेरी माइंड की बातों के बारे में अपने आप मालूम चल जाता है, मैं अपनी बातें जो है उनके माइंड में भेज देता हूँ, ये थॉट ब्रॉडकास्टिंग है। और डीरेलमेंट का मतलब होता है ट्रैक से डेविएट हो जाना। डीरेलमेंट में जैसे कि ट्रेन जो है डिरेल हो गई, मतलब अपने जो है पटरियों से ट्रेन उतर गई, वो डीरेलमेंट कहलाता है। तो ट्रैक से डेविएट हो जाना। दो फ्रेंड किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं और यदि तीसरा आ जाता है तो टॉपिक चेंज हो जाता है। इसी तरीके से जो है बात करते समय कोई टॉपिक चेंज हो जाना डीरेलमेंट कहलाता है। तो ये जो है वो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं थॉट के, और उन थॉट डिसऑर्डर्स के अंदर जो है इस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन के डिसऑर्डर की बात करें, परसेप्शन का मतलब होता है सेंसेशन प्लस इंटरप्रिटेशन, उसको अपन बोलते हैं परसेप्शन। सुबह डिटेल में पढ़ा था। और परसेप्शन के डिसऑर्डर जो है वो दो तरीके के देखे हैं अपन ने, एक तो होता है इल्यूजन और दूसरा होता है हेल्यूसिनेशन। इल्यूजन में, हेल्यूसिनेशन में क्या है नहीं, हेल्यूसिनेशन में है नहीं, मतलब सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी किसी ऑब्जेक्ट का आभास यदि किसी इंसान को हो रहा है तो वो कंडीशन कहलाती है हेल्यूसिनेशन। और इल्यूजन में क्या है कि कुछ है लेकिन वो गलत, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। जैसे कि सामने रस्सी पड़ी है और वो सांप के रूप में दिखाई दे रही है, तो वो क्या है, इल्यूजन है। लेकिन सामने यदि कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है फिर भी कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे भूत दिखाई दे रहा है या फिर जो है सांप दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है फिर भी सांप दिखाई दे रहा है, भूत दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। तो इल्यूजन को अपन क्या कहेंगे, मिस इंटरप्रिटेशन है लेकिन जो है उसका गलत मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जबकि इल्यूजन का मतलब हो रहा है कुछ भी नहीं है, अब्सेंस है, मतलब स्टिमुलाई तो है ही नहीं, इन द अब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई है नहीं फिर भी परसेप्शन कर रहे हैं, फॉल्स परसेप्शन कर रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। जबकि इल्यूजन में जो है स्टिमुलाई हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो बात करें कि जैसे कि हेल्यूसिनेशंस के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। हेल्यूसिनेशन मतलब कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी महसूस हो रहा है। जैसे विजुअल हेल्यूसिनेशन में कुछ भी नहीं है फिर भी कुछ दिखाई दे रहा है, ऑडिटरी में कुछ सुनाई दे रहा है, ऑल्फैक्टरी में जो है कुछ सूंघना, कुछ मतलब स्मेल आ रही है, गस्टेटरी में कुछ टेस्ट आ रहा है, टेक्टाइल में कुछ जो है स्किन के ऊपर कुछ सेंसेशन हो रहे हैं। तो देखो गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन मतलब कुछ टेस्ट आ रहा है, टेस्ट जो है वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में जनरली जो है गस्टेटरी गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन जो है वो बहुत बहुत कॉमन होता है। एग्जाम में पूछा गया है गस्टेटरी हेल्यूसिनेशंस कौन से सिजोफ्रेनिया के अंदर मोस्ट कॉमन है, तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। पैरानॉइड का मतलब होता है, पैरानोया का मतलब होता है शक,
तो जो लोग शक करते हैं ना, उन लोगों को ये गस्टेटरी मतलब जीभ के स्वाद के अंदर परिवर्तन जो है वो उस तरह का हेल्यूसिनेशन बिल्कुल जो है उनको महसूस होता है। जैसे जिन लोगों को शक होता है कि जब मुझे कोई मारने वाला है, पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया में जनरली पेशेंट को मतलब ऐसे शक होता रहता है कि कोई मुझे मारना चाहता है, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, इस तरह की थॉट्स उनको आती रहती है। जब नॉर्मल पानी पिएगा इस तरह का पेशेंट, तो पानी भी उसको क्या करता है कि पानी का टेस्ट भी उसको क्या करता है, कड़वा लगता है। पानी का टेस्ट भी उसको कड़वा लगता है और वो अपने घरवालों को कहेगा कि आप लोगों ने मुझे मारने के लिए इस पानी के अंदर भी जहर मिला दिया है। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है उसको गस्टेटरी हेल्यूसिनेशंस होते हैं पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट को। नेक्स्ट होता है काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन। काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, जैसे एलएसडी पॉइजनिंग हो जाती है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल यदि कुछ लोग लेते हैं नशा करने के लिए और उनको पॉइजनिंग हो जाती है, तो पेशेंट कहता है, उसको ऐसा लगता है काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन में कि उसका हाथ या पांव है ही नहीं बिल्कुल भी, हाथ और पांव उसको ऐसा लगता है कि जैसे गायब हो गए हैं। इस तरीके के हेल्यूसिनेशन को बोलते हैं काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन। ठीक है ना? और कुछ और तरह के हेल्यूसिनेशंस होते हैं, जैसे कि मैक्रोपुट या लिलीपुट हेल्यूसिनेशन। मैक्रोपुट या लिलीपुट हेल्यूसिनेशन में क्या होता है कि छोटी चीजें भी बड़ी दिखाई देती है, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी दिखाई देती है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मैक्रोपुट या लिलीपुट हेल्यूसिनेशन। मोस्ट कॉमन जो है जनरली सबसे ज्यादा होने वाला हेल्यूसिनेशन जो है वो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होता है, क्योंकि लोगों को जो है कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई बोलने वाला नहीं है, फिर भी जो है बातें सुनाई देती है। एग्जाम्पल लगे रहो मुन्ना भाई में जो है वो गांधी जी दिखाई देते हैं, गांधी जी की आवाज सुनाई देती है। ठीक है ना? तो ये ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होता है, केमिकल लोचा। एग्जाम्स में और भी कई बार पूछा गया है कि डेलीरियम और डेमेंशिया ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनमें किस तरह का हेल्यूसिनेशंस कॉमन होता है। जैसे कि जो लोग डेलीरियम होता है मतलब क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, डेमेंशिया वाले पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, मेमोरी की प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है। ठीक है ना? तो इन दोनों पेशेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, विजुअल हेल्यूसिनेशंस जनरली मोस्ट कॉमन है। विजुअल हेल्यूसिनेशंस इसके अंदर डेलीरियम और डेमेंशिया वाले पेशेंट्स के अंदर विजुअल हेल्यूसिनेशन इज मोस्ट कॉमन। तो एग्जाम्स में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हेल्यूसिनेशन से कि एलएसडी पॉइजनिंग में किस तरह का हेल्यूसिनेशंस पाया जाता है, काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशंस होता है, लिलीपुट हेल्यूसिनेशंस का मतलब क्या होता है, मैक्रोपुट हेल्यूसिनेशंस का मतलब छोटी चीजें भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में कौन से तरह का सिजोफ्रेनिया हेल्यूसिनेशंस मोस्ट कॉमन होता है, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशंस बहुत कॉमन होता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर, और डेलीरियम और डेमेंशिया के अंदर विजुअल हेल्यूसिनेशन बहुत ज्यादा कॉमन होता है। और सीजर्स जब किसी पेशेंट को आते हैं, सीजर्स सीजर्स जब आते हैं मतलब सीजर्स किसी को आ रहे हैं, मिर्गी जैसी कंडीशन आ रही है, दौरे आ रहे हैं, तो सीजर्स वाली कंडीशन में ओरा स्टेज आती है, सबसे पहले ओरा स्टेज आती है, और ओरा स्टेज में पेशेंट को ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन होते हैं। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशंस आर मोस्ट कॉमन इन द ओरा स्टेज ऑफ सीजर्स। सीजर्स के ओरा स्टेज में जो है ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशंस बहुत कॉमन होते हैं। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशंस आर मोस्ट कॉमन इन ओरा स्टेज ऑफ सीजर्स। गस्टेटरी हेल्यूसिनेशंस कहां पर होते हैं, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर मोस्ट कॉमन होते हैं। गस्टेटरी हेल्यूसिनेशंस पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर मोस्ट कॉमन होते हैं। टेक्टाइल हेल्यूसिनेशंस एग्जाम में बहुत कई बार पूछा गया। टेक्टाइल हेल्यूसिनेशंस मतलब स्किन के ऊपर ऐसा लग रहा है, सेंसेशन जैसा लग रहा है। कोकेन एब्यूज, जो पेशेंट कोकेन ज्यादा लेते हैं उनके अंदर टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन ज्यादा होता है। पेशेंट को कोकेन बग महसूस होते हैं, पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे स्किन के ऊपर चींटियां चल रही है या कुछ छोटे छोटे जानवर चल रहे हैं, जबकि होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कुछ दिखाई देता है, कुछ महसूस होता है। टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन के अंदर ऐसे लग रहा होता है जैसे स्किन के ऊपर कुछ छोटे जानवर चल रहे हो। टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन जो है वो कोकेन एब्यूज वाले पेशेंट्स के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। तो यहाँ से एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस इतनी छोटी सी लाइंस के अंदर से। एलएसडी पॉइजनिंग, एलएसडी पॉइजनिंग जो है उसकी बात करें, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड पॉइजनिंग, इसको अपन काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन भी कहते हैं। एलएसडी पॉइजनिंग जो है उसके अंदर जो हेल्यूसिनेशन हो रहा है उसको अपन काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशंस कहते हैं। पेशेंट को कुछ अलग ही दिखाई देता है, खिड़की खोलने पर नीचे उसको स्विमिंग पूल दिखाई देता है और वह छलांग लगा लेता है काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशंस के अंदर। मतलब जिन्होंने एलएसडी ले रखी होती है उन पेशेंट्स को खिड़की के नीचे जो ऐसे दिखाई देता है जैसे स्विमिंग पूल है,
और स्विमिंग पूल में कूदने के लिए वो वहां से छलांग लगा देता है और नीचे गिरते ही हाथ पांव टूट जाते हैं। और जैसे ही छलांग लगाता है, और काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन में कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे मेरा पांव कट चुका है, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, इस तरह की जो है फीलिंग्स महसूस होती है पेशेंट को ऑलरेडी। इन दिस टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन द पेशेंट हैज फैंटम फिनोमिना। फैंटम फिनोमिना का मतलब होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे मेरा हाथ या पांव जो है कट चुका है, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। दैट हिज लेग इज मिसिंग और हिज लेग इज नॉट वर्किंग। ये कॉमन कहां पर होता है? एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड जो है, इस ये ड्रग का कंजप्शन जो लोग करते हैं उनके अंदर ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, फैंटम फिनोमिना। और फैंटम फिनोमिना किसके अंदर पाया जाता है? काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन के अंदर। काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन के अंदर फैंटम फिनोमिना वेरी कॉमन है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। सबसे ज्यादा हेल्यूसिनेशन जिस प्रकार का होता है वो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होता है, और पेशेंट को कुछ आवाजें सुनाई देती है, ठीक है ना। पेशेंट से अपन पूछते हैं क्या आपको कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो पहला पर्सन बोलता है हाँ मेरे से कोई बात करता है, कोई और इंसान बोलता है कोई दो व्यक्ति बात करते हैं, कोई बोलता है कोई दो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से बात करते हैं, इस तरह की। थर्ड पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन हेल्यूसिनेशन, सेकंड पर्सन हेल्यूसिनेशन और थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन में क्या होता है? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन जो है वो तीन तरह का हो रहा है, एक तो फर्स्ट पर्सन हेल्यूसिनेशन, सेकंड पर्सन हेल्यूसिनेशन और थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन। फर्स्ट पर्सन हेल्यूसिनेशन में ऐसा हो रहा है कि जो पेशेंट कहता है कि मैं खुद किसी से बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे से कोई बात करता हो। सेकंड पर्सन हेल्यूसिनेशन में ऐसा होता है दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और मैं उनकी बातों को सुन रहा हूँ। थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन में क्या हो रहा है? कोई दो व्यक्ति तीसरे से बात करते हैं, ठीक है, कोई दो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वो सारी की सारी बातें मुझे सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स थे किसके? परसेप्शन के साइन एंड सिम्टम्स थे। नेक्स्ट, इमोशंस के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, उनमें किस तरीके के इमोशन के डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं? तो इमोशंस के साइन, दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं। एक तो होता है अफेक्ट, नहीं, इमोशंस जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए यदि इमोशन चेंज हो रहे हैं तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं अफेक्ट, और ज्यादा टाइम के लिए यदि इमोशंस चेंज हो रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं मूड, ठीक है ना। मूड या अफेक्ट जो है दो तरह का हो सकता है, या तो प्लेजरेबल मूड हो सकता है या फिर अनप्लेजरेबल मूड हो सकता है। प्लेजरेबल मतलब खुशी है, खुशी यदि थोड़ी है तो उसको बोलेंगे यूफोरिया, थोड़ी ज्यादा और ज्यादा खुशी है तो एलेशन, उससे और ज्यादा खुशी है तो एक्सल्टेशन, और सीवियर सीवियर बहुत ज्यादा ज्यादा खुशी है किसी इंसान को तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे एक्सटेसी। एग्जाम में पूछा गया है वेरी 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 सीवियर, बहुत ज्यादा खुशी यदि किसी इंसान को है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? उस कंडीशन को अपन कहेंगे एक्सटेसी। वेरी सीवियर जो है बहुत ज्यादा खुशी, मतलब प्लेजरेबल मूड, बहुत ज्यादा अच्छा मूड, बहुत ज्यादा अच्छा है किसी का, उस कंडीशन को अपन क्या कह रहे हैं? उस कंडीशन को अपन कह रहे हैं कि जो है वो एक्सटेसी वाली कंडीशन है, इस कंडीशन को अपन कहते हैं एक्सटेसी। और अनप्लीजेंट मूड है तो उसमें या तो हो सकता है ग्रीफ, मतलब कोई दुख है उसको, और या फिर उसको डिप्रेशन वाली कंडीशन हो सकती है अनप्लीजेंट अनप्लेजरेबल मूड के अंदर। देखो अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि जैसे एग्जाम हुआ जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का, तो एक महीने पहले क्या करता है कि इंसान जो है वो तैयारी शुरू कर देता है, एक महीने पहले तैयारी शुरू कर देते हैं, फैंटेसी स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम स्टार्ट हुए और एग्जाम खत्म भी हो गए, एग्जाम खत्म होते हैं तो सेंस ऑफ वेल बीइंग होता है, थोड़ी खुशी होती है साहब, यूफोरिया, थोड़ी खुशी होती है, एग्जाम पूरे हो गए, यूफोरिया हो जाता है। इतने दिन के अव्यवस्थित रूम था, खाना भी अच्छा नहीं खाया था, क्लोथ्स भी सारे कपड़े बिखरे हुए पड़े थे, तो उसने इंसान ने क्या किया? रूम सेटअप कर दिया, ठीक है ना। किताबों को साइड में रख देते हैं, और भगवान को भी अब साइड में जो है एक अलग से फोटो रख देते हैं कि अब इतने दिन अब पढ़ना तो है नहीं। खाना जो है बाहर जाके अच्छा सा खाना खाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, और नाइट की पार्टी करते हैं और अच्छी सी नींद लेते हैं, तो क्या होता है? खुशी और ज्यादा होती है, और उस कंडीशन को बोलते हैं अपन
यूफोरिया के साथ में जो है वो क्या हो रहा है कि बायोलॉजिकल ड्राइव भी पूरी कर रहे हैं, साइकोमोटर ड्राइव भी पूरी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एलेशन। यूफोरिया के बाद में जो कंडीशन आ रही है उस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं एलेशन। एलेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अब क्या हुआ कि साहब रिजल्ट आ गया, नर्सिंग का रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट जैसे ही आया और मालूम चला कि जो आपकी जो है वो फर्स्ट रैंक आई है, रिजल्ट आया और आपको मालूम चला कि आपकी फर्स्ट रैंक आ गई है, और तो क्या होगा, फर्स्ट रैंक आने पर क्या होगा कि आपको ग्रैंडियोसिटी आ गई, बहुत ज्यादा खुशी हुई, ठीक है ना, और उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्सल्टेशन। और एक्सटेसी क्या होता है कि एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्सट्रीम फीलिंग होने लगती है, एक्सट्रीम वेरी सीवियर, बहुत ज्यादा खुशी होती है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्सटेसी। ऐसा लगता है जैसे दोबारा जन्म मिल गया है, शब्दों में उस खुशी को बयां नहीं किया जा सकता, इतनी ज्यादा खुशी होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन एक्सटेसी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इंडिया ने क्या हुआ कि 2011 में इंडिया ने क्या किया, वर्ल्ड कप जीता, और बांग्लादेश से जीते, तो क्या हुआ, यूफोरिया हो गया साहब, खुशी हुई। पहले सबसे पहले क्या हुआ कि बांग्लादेश से जीते तो यूफोरिया हुआ, फिर क्या हुआ कि क्वार्टर फाइनल में जो है जीते तो सेमीफाइनल में पहुंचे, तो उस कंडीशन को क्या हुआ, एलेशन बोल दिया साहब, और थोड़ी और ज्यादा खुशी हो गई। और पाकिस्तान को जो है वो सेमीफाइनल में हरा दिया, तो क्या हुआ, एक्सल्टेशन हो गई, फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोसिटी। और जब फाइनल जो मैच हुआ उसके अंदर श्रीलंका को हरा दिया, और इंडिया ने क्या हुआ, वर्ल्ड कप जीत लिया, और उस समय जो खुशी हुई उसको बोलते हैं एक्सटेसी। और कुछ प्लेयर्स के लिए एक सपने जैसा था, उनके लिए एक सपना सच हो गया था, इतनी ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा खुशी कि उस खुशी को सपनों में बयान नहीं किया जा सकता, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है एक्सटेसी के अंदर। देखो मेनिया वाले पेशेंट में क्या हो रहा है कि सुबह सुबह जल्दी उठता है साहब, सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो ये यूफोरिया है, ठीक है ना। मेनिया वाला पेशेंट जो है रूम का सेटअप चेंज करता है, बार बार सेटअप चेंज करता है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ी हुई है, तो उस कंडीशन को अपन बोल दिया एलेशन। एलेशन बोल दिया। बॉस को कहता है कि तुम्हारे जैसे तो मैं 10 खरीद के ले आऊंगा, ग्रैंडियोसिटी हो जाती है, और उस कंडीशन को बोलते हैं अपन एक्सल्टेशन। मैनिया वाला पेशेंट और ज्यादा खुश हो रहा है, एक्सल्टेशन हो रहा है, और एक दिन उसने क्या किया, जॉब से रिजाइन दे दिया, और क्या हो गया उसका, वेरी सीवियर, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मैनिया वाले को कि क्या है, फालतू की जॉब कर रहा था, जॉब तो मेरे ऐसी जॉब्स तो मैं 10 लेके आ सकता हूँ, और उसने क्या किया, एक्सटेसी की कंडीशन आ गई। और मैनिया पेशेंट जो है एक दिन क्या करता है कि जॉब छोड़ने के बाद ऑफिस के बाहर जाकर वहां पर डेफिकेशन कराता है, लेटरिंग जाके आ जाता है ऑफिस के बाहर। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ पर लेटरिंग क्यों जा रहे हो, तो बोल रहा है कि मैं इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जॉब छोड़ने के बाद भी जो है मैं भूखे नहीं मर रहा हूँ, और अभी भी खाना खा रहा हूँ, इसलिए लेटरिंग जो है यहाँ जाने के लिए आया हूँ। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि यूफोरिया जो है, सबसे पहले जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है यूफोरिया, उसके बाद में आ रहा है एलेशन, फिर आ रहा है एक्सल्टेशन, और फिर आ रहा है एक्सटेसी। तो इस तरीके से जो है वो हो रहा है खुशी। अब बात करें दुख की, दुख ग्रीफ जो क्या होता है कि कुछ भी खास चीज जो है, कुछ भी जो है फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, किसी खास चीज जो है उसका मतलब अपने से बिछड़ना हो गया, तो वो जो कंडीशन होती है उसको ग्रीफ बोलते हैं। और ये यदि ग्रीफ रिजोल्व नहीं हो पाता तो पेशेंट जो है वो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। अदर टाइप ऑफ अफेक्ट या इमोशन डिसऑर्डर की बात करें तो और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं मूड के, जैसे कि ब्लंट अफेक्ट हो सकता है, फ्लैट अफेक्ट हो सकता है, अपैथी हो सकता है, लेबाइल अफेक्ट हो सकता है, एम्बीवेलेंस हो सकता है, अफेक्ट इन इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। ये सारी कंडीशंस हो सकती है मूड के अंदर। एंजाइटी हो सकता है, एजिटेशन, पैनिक, फियर, एनिडोनिया, एलेक्सीथाइमिया, डीपर्सनलाइजेशन, डी डी रियलाइजेशन, और मूड स्विंग। ये सारी की सारी कंडीशन कब हो रही है, मूड के डिसऑर्डर्स के अंदर हो रही है सारी की सारी कंडीशन। देखो अपन बात करें कि ब्लंट अफेक्ट क्या होता है। ब्लंट अफेक्ट का मतलब होता है
जैसे कि चाकू की शार्पनेस कम हो जाती है, उसी तरीके से जो है जो अफेक्ट आ रहे हैं उनकी शार्पनेस कम हो जाती है। जैसे कि अपने दोस्त का जो है आरएस में सिलेक्शन हो गया, आप उससे मिलने जा रहे हो, पार्टी की आशा कर रहे हो, लेकिन फ्रेंड ने कहा चलो थैंक्स, ठीक हुआ। मतलब उस फ्रेंड ने आपको ये भी नहीं कहा कि मैं आपको जो है पार्टी दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, तो मतलब उसका जो अफेक्ट है वो ब्लंट है। मतलब आरएस में सिलेक्शन हो गया और वो आपको पार्टी नहीं दे रहा है, मतलब उस पेशेंट का जो है ब्लंट अफेक्ट जो है वो ब्लंट है, ठीक है ना। सीजोफ्रेनिया के पेशेंट को बता रहे हैं उसके घर की कोई मिस हैपनिंग हो गई। सीजोफ्रेनिया वाला जो पेशेंट हो रहा है ना, उस पेशेंट को बताते हैं कि साहब जो है तेरे रिश्तेदार की डेथ हो गई, घर पे जो है आग लग गई, ऐसा हो गया। तो मतलब अपन सोचते हैं कि शायद वो चिल्लाएगा, हो सकता है उसको कुछ होगा, लेकिन उसने तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो ये क्या होगा, जो ब्लंट हो गया, अफेक्ट ब्लंट हो गया। फ्लैट अफेक्ट की बात करें कि चाकू की शार्पनेस जो है लगभग खत्म हो जाती है, लगभग कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फ्लैट अफेक्ट। जैसे फ्रेंड्स का आरएस में सिलेक्शन हुआ और आप उससे मिलने गए, तो उसने सिर्फ इतना ही कहा थैंक्स। आप उससे मिलने गए, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और उसने सिर्फ थैंक्स कहा, फ्लैट अफेक्ट। अपैथी का मतलब हुआ कि जीरो एक्सप्रेशन ऑन फेस, फेस के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल करें कि जैसे आरएस की खबर आपने किसी फ्रेंड को जिसका सिलेक्शन हुआ उसको दी, यदि उसने कहा कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो वो क्या है, अपैथी है। मतलब उसके अंदर कोई भी जो है मूड के अंदर चेंजेस नहीं आया, उसका अफेक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आया, वो अपैथी है। और आरएस का बोला कि यार तेरा आरएस में सिलेक्शन हो गया और उसने सिर्फ इतना थैंक्स बोला, तो ये क्या है, फ्लैट अफेक्ट है। और क्या हुआ कि यदि अपन ने कहा तुम्हारा आरएस में सिलेक्शन हुआ, तो उसने कहा थैंक्स, अच्छा हुआ, दो शब्द बोले, तो ये क्या है, ब्लंट अफेक्ट है। मतलब जितना रेस्पॉन्स आना चाहिए, जितनी खुशी उसमें होनी चाहिए, उतनी खुशी वहां पर नहीं हो रही है, ये क्या है, ब्लंट अफेक्ट है। नेक्स्ट अपन यहां बात कर रहे हैं लेबाइल अफेक्ट की। लेबाइल अफेक्ट, इसको अपन चेंजेबल इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है, इसमें क्या होता है, जैसे जोक सुनाया, जोक सुनाया सुबह, उसको जोक सुनाया तो बहुत ज्यादा हंसा, खूब उसको हंसी आई, और सेम जोक जो है वो शाम को सुनाया, उससे और भी ज्यादा बढ़िया जोक सुनाया, लेकिन उसको थोड़ी सी हंसी आई, हंसी आई नहीं। तो ये उसको अपन बोलते हैं लेबाइल इफेक्ट। लेबाइल इफेक्ट मतलब हो सकता है कभी तो उसको रेस्पॉन्स ज्यादा आए और कभी जो है अफेक्ट के अंदर कोई रेस्पॉन्स बिल्कुल ना आए, उसको बोलते हैं चेंजेबल अफेक्ट या लेबाइल अफेक्ट। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एम्बीवेलेंस के बारे में। एम्बीवेलेंस, जैसे सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में जनरली ऐसा होता है कि पेशेंट को अपन कहते हैं भाई फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, पेशेंट को कहेंगे टंग बाहर निकालो, जीभ बाहर निकालो। अब पेशेंट ने क्या किया, मुंह तो खोल दिया, लेकिन अब सोच रहा है कि यार जीभ बाहर निकालूं कि नहीं निकालूं। पर्सन हमेशा ही कंफ्यूजन में रहता है, एम्बीवेलेंस रहता है कि ये करूं कि वो करूं, जीभ बाहर निकालूं कि नहीं निकालूं, मतलब कंफ्यूजन में रहता है पेशेंट बार बार। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एम्बीवेलेंस। किसी पेशेंट का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जैसे पहली बार पूछा कैसे हो, तो मतलब अच्छी फीलिंग कर रहा हूँ, ठीक लग रहा है। अगली बार पूछा तो गुस्सा कर रहा है, तो ये क्या हुआ, लेबाइल अफेक्ट हुआ, एम्बीवेलेंस हुआ। मतलब एक बार गुस्सा आ रहा है, एक बार खुशी हो रही है, एक ही पेशेंट के प्रति दो तरह की फीलिंग्स आती है, तो उसको बोलते हैं एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस। देखो कन्फ्लिक्ट और एम्बीवेलेंस में क्या फर्क है। कन्फ्लिक्ट जो जो होता है, क्या होता है कि विचार है, कन्फ्लिक्ट एक तरह का विचार है, जबकि एम्बीवेलेंस क्या है, फीलिंग्स है। फीलिंग यदि दो तरह की आ रही है, एक ही इंसान के प्रति कभी गुस्सा आ रहा है, कभी खुशी हो रही है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी प्यार आ रहा है, तो वो क्या है, एम्बीवेलेंस है। जबकि कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट ये होता है कि यार एमएससी नर्सिंग की तैयारी करूं या जॉब की तैयारी करूं। कुछ लोगों को हो जाता है कि यार एमएससी की तैयारी करूं या जॉब की तैयारी करूं। इन दोनों के बीच में यदि कन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो जो है एक विचार के प्रति जो है एक धारणा नहीं बन पाई, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट के अंदर 4A कौन कौन से होते हैं, 4A। एक होता है ए का मतलब ऑटिज्म, एक होता है लॉस ऑफ एसोसिएशन, एक होता है एम्बीवेलेंस और एक होता है अफेक्ट।
ऑटिज्म, लॉस ऑफ एसोसिएशन, एम्बिवेलेंस और अफेक्ट। तो मतलब सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में एम्बिवेलेंस पाया जाता है। एम्बिवेलेंस का मतलब हुआ कि इमोशंस जो हैं वो दो तरह के इमोशंस आ रहे हैं, कभी खुशी हो रहा है, कभी गम हो रहा है। एक ही बात के प्रति कभी खुशी हो रही है, कभी दुख हो रहा है। एक ही इंसान के प्रति कभी गुस्सा आ रहा है, कभी प्यार आ रहा है। तो ये क्या कंडीशन है? एम्बिवेलेंस वाली कंडीशन है ये। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट। अफेक्ट का मतलब मूड और इन अप्रोप्रिएट का मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मूड नहीं होता। जैसे कहानी जोक सुनाया है तो जोक सुनाने के बाद इंसान रोने लग जाता है, भाई नॉर्मली तो हंसना चाहिए लेकिन रोने लग गया। कोई इंसान मर जाए तो इंसान हंसने लग जाए, तो ये क्या है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग मूड नहीं है, ये गलत मूड है। जैसे कि हैप्पीनेस, खुशी की सिचुएशन में कोई रोने लग जाए। सिचुएशन डिमांडिंग सैडनेस, ऐसी सिचुएशन जब सैडनेस चाहिए, कोई मर गया है तो आपको क्या सैड चाहिए, लेकिन यदि हैप्पीनेस हो रही है तो ये कंडीशन क्या हो रहा है? अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें एंजाइटी की। एंजाइटी यदि अनप्लीजेंट रिएक्शन टू ए इमेजिनरी डेंजर, आपको जो डेंजर लग रहा है, इमेजिनरी डेंजर के प्रति जो रिएक्शन अपनी बॉडी की आ रही है, उसको अपन बोल रहे हैं अनप्लीजेंट रिएक्शन जो आ रही है। जैसे कि मान लो एक्सीडेंट हो जाएगा, फालतू की चिंता हो रही है ना, इमेजिनरी डेंजर है, आपको लग रहा है इमेजिनरी डेंजर है कि एक्सीडेंट हो जाएगा साहब, वास्तव में होना नहीं है लेकिन चिंता मन में ऐसा हो रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, और ऐसी चिंता के कारण आपको जो फीलिंग हो रही है, अनप्लीजेंट रिएक्शन हो रही है बॉडी की, फालतू में बॉडी परेशान हो रही है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एंजाइटी। ठीक है, और एंजाइटी यदि बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैनिक एंजाइटी। पैनिक एंजाइटी कहा जाता है। एजिटेशन, एंजाइटी के साथ यदि साइकोमोटर एक्टिविटी भी बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एजिटेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एंजाइटी के साथ में साइकोमोटर एक्टिविटी भी यदि बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एजिटेशन। एजिटेशन कहा जाता है। एंजाइटी के साथ में यदि साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसको अपन एजिटेशन कहते हैं, उस कंडीशन को अपन एजिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है फियर, डर। डर क्या है? एक तो होता है फियर और दूसरा होता है फोबिया। फियर का मतलब होता है कि सामने, वास्तव में आपके सामने शेर आ गया है और आप उस शेर से डर रहे हो, तो ये रैशनल है, मतलब ये फियर है। और यदि सामने कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया और आप बहुत ज्यादा डर के भाग रहे हो, तो ये क्या है? आपका फोबिया है। ठीक है ना? तो फियर और फोबिया में ये डिफरेंस है। मतलब अनप्लीजेंट रिएक्शन टू रियल डेंजर, वास्तविक डेंजर आपके सामने है और आप अनप्लीजेंट रिएक्शन दे रहे हो, तो ये तो फियर है। और रियल डेंजर आपके सामने नहीं है और आप अनप्लीजेंट रिएक्शन दे रहे हो, तो ये क्या है? फोबिया है। ये है फोबिया। नेक्स्ट अपन बात करें एनेडोनिया। एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा गया है, एनेडोनिया क्या है, व्हाट इज एनिडोनिया। तो एनिडोनिया देखो ऐसी कंडीशन है, इसके अंदर क्या हो रहा है, सॉरी एक सेकंड, 1 मिनट ब्रेक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं कह रहा था एनिडोनिया के बारे में। एनिडोनिया क्या होता है कि जनरली डिप्रेशन वाले पेशेंट में जो है एनिडोनिया ये मोस्ट कॉमन होता है, और इसमें क्या होता है? लेक ऑफ प्लेजरेबल अफेक्ट। प्लेजरेबल प्लेजरेबल अफेक्ट का लेक होता है, मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें खुशी होनी चाहिए, लेकिन खुशी वाले काम में भी यदि खुशी महसूस नहीं होती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एनिडोनिया। उस कंडीशन को एनिडोनिया कहा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है एलेक्सीथाइमिया। एलेक्सीथाइमिया का मतलब होता है छुपाना भी नहीं आता और बताना भी नहीं होता, मतलब इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता, उस कंडीशन को बोलते हैं एलेक्सीथाइमिया। एलेक्सीथाइमिया, इमोशनल कंडीशंस जो है, इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता, उस कंडीशन को बोलते हैं एलेक्सीथाइमिया। खुशी या दुख को जो है वो शो करना नहीं आता कि किस तरीके से मैं इस खुशी को शो करूं या इस दुख को किस तरीके से शो करूं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं
एलेक्सीथाइमिया। नेक्स्ट है डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन, देखो डीपर्सनलाइजेशन क्या होता है, अपनी पर्सनैलिटी को अपने आप से अलग कर लेना डीपर्सनलाइजेशन कहलाता है। अपनी पर्सनैलिटी को अपने आप से अलग करना डीपर्सनलाइजेशन कहलाता है। जैसे मेरी आत्मा जो है मुझसे बाहर निकल गई है, या मेरा ब्रेन डेड हो चुका है सारे, तो इस तरीके की जो फीलिंग्स आती है उसको अपन बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन। नेक्स्ट कंडीशन है डीरियलाइजेशन। डीरियलाइजेशन, सब कुछ जो है उसे रियल नहीं लगता, उसको बोलते हैं डीरियलाइजेशन। सब कुछ झूठा लगता है, रियल नहीं लगता, उसको बोलते हैं डीरियलाइजेशन। और क्या होता है, मूड स्विंग। ठीक है ना, मूड स्विंग का मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर में जनरली ऐसा होता है, मूड स्विंग होता है कि 6 महीने तक तो यूफोरिया रहेगा, 2 महीने इंसान सेटल रहेगा, फिर 3 महीने इंसान फिर से डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर से यूफोरिया में चला जाएगा। ये सारा के सारी कंडीशन जो है वो क्या है, मूड स्विंग वाली कंडीशन है। और उसके बाद अपन बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। मेमोरी का डिसऑर्डर्स की बात करें तो मेमोरी के डिसऑर्डर्स जो हैं दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हाइपर एमनेशिया हो सकता है, या फिर पैरा एमनेशिया हो सकता है, या फिर एमनेशिया हो सकता है। हाइपर एमनेशिया में क्या होता है, ज्यादा याद रह रहा है, एमनेशिया में बिल्कुल याद नहीं रह रहा है, और पैरा एमनेशिया उनमें कुछ अलग कंडीशंस हो रही है। एमनेशिया के अंदर मतलब भूल रहा है पेशेंट, या तो रिट्रोग्रेड एमनेशिया हो सकता है, या एंटेरोग्रेड एमनेशिया हो सकता है, या फिर सरकमस्क्रिप्ट एमनेशिया हो सकता है। रिट्रोग्रेड एमनेशिया, एंटेरोग्रेड एमनेशिया, या फिर सरकमस्क्रिप्ट एमनेशिया। तो देखो और या फिर पैरा एमनेशिया वाली कंडीशंस हो सकती है, उनमें एक तो कैनफैबुलेशन हो सकता है, या डेजा व्यू, या फिर जामा व्यू हो सकता है। देखें इनके बारे में ये क्या क्या है सारे। तो सबसे पहले बात करें हाइपर एमनेशिया। हाइपर एमनेशिया में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इवेंट का, ऐसे पेशेंट को क्या होता है, एक पर्टिकुलर इवेंट का एक्सेसिव जो है रिटेंशन रहता है, मेमोरी बहुत ज्यादा रहती है। मैनिया वाले पेशेंट को पूछोगे ना, तो पूछते हैं तो आपको क्यों ले, कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो पेशेंट जो है उस डेट के 7 से 11 बजे के बीच के हर एक सेकंड के बारे में बता देगा। मतलब किसी भी दिन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो जो है सारे के सारे इवेंट्स बता देगा। 7 बजे उठा था, उठकर जो है चाय क्या बोला, जो कुछ भी ब्रश करने लग गया, ये किया वो किया, सारी बातें बता देगा, हर एक बात बता देगा। ब्रश जो है, ब्रश करने के लिए मैंने कोलगेट कौन सा काम लिया था, ब्रश किस कलर का जो है उस दिन मैंने काम में लिया था, सारी बातें बता देगा हाइपर एमनेशिया वाली कंडीशन के अंदर। और एमनेशिया जो है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं भूल जाना। तो भूलने वाली कंडीशन जो या तो हो सकती है रेट्रोग्रेड एमनेशिया। रेट्रोग्रेड एमनेशिया मतलब पुरानी सारी जो है बातें भूल जाता है। रेट्रोग्रेड एमनेशिया ज्यादातर फिल्मों में क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है और सर पे चोट लगती है और सारी मेमोरी भूल जाते हैं। ठीक है ना, जैसे मूवी होती है तुमको न भूल पाएंगे, घटना के बाद की सारी घटनाएं याद रहती है। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ उसके बाद की सारी घटनाएं याद रहती है, लेकिन एक्सीडेंट से पहले की जो है सारी घटनाएं भूल जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं रेट्रोग्रेड एमनेशिया। उस कंडीशन को अपन कहते हैं रेट्रोग्रेड एमनेशिया। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एंटेरोग्रेड एमनेशिया। एंटेरोग्रेड एमनेशिया में क्या होता है कि मेमोरी को रिटेन रखने की पावर भूल जाता है। जैसे गजनी फिल्म में जो होता है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वो क्या है, एंटेरोग्रेड एमनेशिया है। और सरकमस्क्रिप्ट एमनेशिया क्या होता है, इसमें जो है पर्टिकुलर इवेंट की मेमोरी लॉस हो जाती है, सिर्फ एक इवेंट की मेमोरी लॉस हो जाती है, बाकी सब कुछ इनको याद रहता है। जैसे संडे मूवी में क्या होता था कि आयशा ताकिया को जो होता है संडे का दिन याद नहीं रहता था, बाकी सब कुछ याद रहता था। उसी तरीके से जो है ये सरकमस्क्रिप्ट एमनेशिया में क्या होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर इवेंट को भूल जाते हैं, बाकी सारी सब कुछ मेमोरी याद रहती है। पैरा एमनेशिया में क्या होता है कि झूठी बातें करता है। कन्फेबुलेशन क्या होता है कि मेमोरी के गैप को भरने के लिए झूठी कहानियां बना देता है। मेमोरी के गैप को, जैसे किसी इंसान को जो है, जैसे कि मान लो किसी घटना के बारे में अपन पूछ रहे हैं, तो घटना से यहां से लेकर यहां तक की सारी बातें याद है, इस कहानी के बाद में यहाँ इसके बीच में क्या हुआ इसको भूल गया, और बाद की सारी बातें याद है। तो इस बीच वाले गैप को भरने के लिए कुछ मनगढ़ंत कहानियां गढ़ देता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कन्फेबुलेशन। नेक्स्ट कंडीशन है डेजा व्यू। डेजा व्यू में क्या होता है, देखा हुआ लगता है, देखा हुआ लगता है, मतलब आज तक किसी भी चीज को उसने कभी देखा नहीं है, फिर भी उसको फेमिलियर लगता है। ठीक है ना। और जामा व्यू में देखा हुआ भी नया लगता है, जामा व्यू में नया लगता है, डेजा व्यू में देखा हुआ लगता है। जैसे आज किसी इंसान ने आज तक कभी भी ताजमहल नहीं देखा, और फिर भी वो ताजमहल देखता है और बोलता है कि ये ताजमहल तो मैं रोज देखता हूँ, ताजमहल तो मैंने कई बार देखा है। और जामा व्यू
कोई आगरा का ही रहने वाला बंदा है और रोज सुबह लोटा लेके जो है उधर बाहर जाता है और उसको ताजमहल दिखाई देता है और रोज सुबह जाके बोलता है अरे ये ताजमहल है क्या, ये आगरा का ताजमहल है, मतलब उसको हर बार जो है ताजमहल नया लगता है, उस कंडीशन को बोलते हैं जामा व्यू। जामा व्यू में हर बार नया लगता है और डेजा व्यू में क्या लगता है, देखा हुआ लगता है। तो ये सारी जो है वो डिसऑर्डर्स के अपन ने क्या किया है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है, साइन एंड सिम्टम्स जो है, उन सब के सारे डिजीज कंडीशंस के पढ़ लिए। इसके बाद में जो है अपन नेक्स्ट आगे डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से साइकोथेरेपी देते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए साइकोथेरेपी किस तरीके से दी जाती है, ईसीटी जो है उसके क्या सिद्धांत हैं, ईसीटी किस प्रकार से दी जाती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटी साइकोटिक ड्रग।